मानुक्यान जी, तांजानिया से सुश्री मुनीरा माचो यूसुफ जी तथा अमेरिका से श्री जोनाथन ओल्ड जी। जूम तथा फेसबुक पर हमारे साथ जुड़े सभी हिंदी प्रेमी, विश्व हिंदी सचिवालय, शिक्षा तृतीयक शिक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय मॉरिशस एवं भारतीय उच्चायोग मॉरिशस के तत्वावधान में तथा भारतीय सांस्कृतिक केंद्र इंडो आर्मेनिया फ्रेंडशिप एनजीओ आर्मेनिया, इंडियन स्कूल दार एस सलाम तांजानिया, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय यूएसए और हिंदी से प्यार है अमेरिका के सहयोग से आयोजित हिंदी में अभिव्यक्ति भाग 12 में आप सभी का स्वागत है। अधिक विलंब न करते हुए मैं आज के प्रोग्राम के लिए स्वागत भाषण देने के लिए आमंत्रित करता हूं विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को। आप हिंदी सचिवालय को विश्व के कोने कोने में फैले हिंदी प्रेमियों को एक सूत्र में जोड़ने का जो कार्य कर रही हैं वह सराहनीय है। यह आभासी कार्यक्रम आप ही की परिकल्पना है जो अब हिंदी छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं तथा प्रेमियों को एक मंच पर लाने में सफल भूमिका निभा रहा है। मंच पर आपका स्वागत है मैडम। धन्यवाद काशीनाथ जी। कार्यक्रम के अध्यक्ष सम्माननीय श्री रमेश जोशी जी, विश्व हिंदी सचिवालय एवं हिंदी से प्यार हैं के हमारे सहयोगी गण, वक्ता के रूप में उपस्थित शिक्षक गण, विभिन्न देशों के हिंदी कार्यकर्तागण, प्रिय विद्यार्थियों और ऑनलाइन जुड़े हमारे सभी हिंदी प्रेमीगण, सादर सप्रेम नमस्ते। आभासी कार्यक्रम हिंदी में अभिव्यक्ति की 12वीं कड़ी के साथ आप सब के जुड़ने से हमें बहुत खुशी हो रही है। पिछले एक वर्ष के दौरान अनेक देशों के विद्यार्थी इस वैश्विक मंच पर आकर हिंदी में अपने विचार प्रकट करते रहे हैं। भिन्न प्रांतों के हिंदी शिक्षकों ने भी हिंदी पढ़ाने के अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा किया है। विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही इस मंच का लाभ उठाते हुए हिंदी पढ़ने और पढ़ाने में विशेष सफलता प्राप्त करते रहेंगे। इस आशा के साथ हम इस कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। कार्यक्रम के अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति अमेरिका की त्रैमासिक पत्रिका विश्वा के संपादक श्री रमेश जोशी जी का मैं आदर के साथ स्वागत करती हूँ। हिंदी शिक्षण के क्षेत्र में आपने लंबे समय तक कार्य किया है और सन 2002 में आप केंद्रीय विद्यालयी संगठन जयपुर के मुख्य अध्यापक के पद से सेवानिवृत्त हुए। इसके उपरांत आप हिंदी में सृजनात्मक लेखन और पत्रिका के संपादन में संलग्न हुए। हिंदी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के क्या उपाय हैं और हिंदी शिक्षण को अधिक प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है, इन पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। आपके प्रति हम आभारी हैं और इस मंच पर हम आपका ससम्मान स्वागत करते हैं। अनेक देशों के हिंदी शिक्षकों से संवाद करते हुए मुझे यह जानकारी प्राप्त होती है कि कुछ स्थानों पर हिंदी की पढ़ाई व्यवस्थित रूप से हो रही है और कुछ अन्य जगहों पर शिक्षकों को कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करना पड़ रहा है।
परंतु इतना स्पष्ट है कि हिंदी का ज्ञान भावी पीढ़ी तक पहुंचाने में हिंदी शिक्षक येन केन प्रकारेण लगे हुए हैं। अध्यापकों के शुभ प्रयासों का मैं बारंबार प्रशंसा करती हूँ और इस मंच पर बहुत आदर के साथ उनका स्वागत करती हूँ। यूरोप और एशिया के बीच तथा एशिया के उत्तर पश्चिम छोर पर कोकासस पर्वतमालाओं के दक्षिण में स्थित आर्मेनिया गणतंत्र की हिंदी अध्यापिका श्रीमती, क्षमा करें, कुमारी गयाने नाजारियान का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। आपके साथ उपस्थित हैं आपकी छात्रा कुमारी नारिने मानुक्यान जी, जो बैंक मैनेजर हैं और 2 साल से आपसे हिंदी सीख रही हैं। कुमारी नारिने मानुक्यान जी का भी मैं हृदय हृदय से स्वागत करती हूँ। तंजानिया से श्रीमती सविता अशोक मौर्य जी अपनी छात्रा मुनीरा माचो यूसुफू के साथ कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। सविता जी इंडियन स्कूल दार एस सलाम और स्वामी विवेकानंद भारतीय केंद्र दोनों जगहों पर हिंदी पढ़ाती हैं और बहुत भारी संख्या में अफ्रीकी मूल के छात्रों को हिंदी सिखाती हैं। श्रीमती सविता अशोक मौर्य जी और कुमारी मुनीरा माचो यूसुफू जी को सुनकर हमें निश्चित रूप से प्रसन्नता होगी। दोनों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। संयुक्त राष्ट्र के पूर्वी तटवर्ती इलाके में कैलिफोर्निया के बर्कले कैंपस में दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन विभाग की व्याख्याता श्रीमती नोरा कोआजी और उनके छात्र श्री जोनाथन ओल्ड कुछ समय में हमें संबोधित करेंगे। सुबह सवेरे उठते ही ऑनलाइन कार्यक्रम के साथ जुड़ना आसान नहीं होता है। यह नोरा जी और जोनाथन जी का हिंदी के प्रति लगाव है कि वे त्याग करके इस कार्यक्रम के लिए समय निकाल रहे हैं। उनके प्रति मैं आभारी हूँ और हृदय से उनका मैं स्वागत करती हूँ। हमें सुन रहे सभी हित मित्रों का मैं हर्ष और उत्साह के साथ स्वागत करती हूँ। आप सबको मैं नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आपके ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधर जी को इस प्रभावोत्पादक तथा उत्साहवर्धक स्वागत भाषण के लिए धन्यवाद। अब हम अपनी प्रथम प्रतिभागी को मंच पर बुलाते हैं। आप हैं आर्मेनिया से सुश्री नारिन मनुक्यान जी। आप आर्मेनिया में फ्रांसीसी विश्वविद्यालय के मार्केटिंग विभाग में मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर चुकी हैं। आज कल एक बैंक में मार्केटिंग मैनेजर के रूप में आप कार्यरत हैं। मंच पर आपका स्वागत है। सभी को नमस्कार। मेरा नाम नारिने है। आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं एक अर्मीनियाई लड़की हूँ जो आपको हिंदी में अर्मीनिया भारत संबंध के बारे में बताने जा रही है। मुझे लगता है कि यह काफी प्रतीकात्मक है। आइए इतिहास में वापस जाए और पता लगाए कि हमारे संबंध कैसे बने हैं। हमारे देशों के बीच प्राचीन काल से ही मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। अर्मीनियाई लोग भारत में कुशल व्यापारी थे और भारतीय राजमहल में भी प्रसिद्ध थे। और इस तरह हमारा सदियों से एक दूसरे के साथ गहरा रिश्ता बना हुआ है। इसलिए हमारे बीच एक दूसरे के साथ बहुत सारी सांस्कृतिक समानताएं हैं। हमारे दोनों देश अपने परंपराओं और रीति रिवाजों को महत्व देते हैं।
दोनों देशों के लोग पारिवारिक संबंधों का बहुत सम्मान करते हैं। हमारे लंबे और सफल संबंधों का सबसे ज्वलंत उदाहरण हमारी भाषाओं में समानता है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब मुझे पहली बार पता चला कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग हम अपनी बोली में करते हैं, वे हिंदी में आम शब्द है। मैंने सीखा कि दोस्त का मतलब मित्र होता है और मेरी बोली में इसका मतलब ऐसा कोई व्यक्ति होता है जो दिल के करीब है। अंततः अम, मुझे पता चला कि और वही कई उदाहरण हैं और इससे हिंदी सीखना मेरे लिए और अधिक दिलचस्प हो गया। ये अ, आप आवाज कहाँ से है? प्रकाश, सबको म्यूट कर दीजिए। ये ध्वनि ठीक है। कृपया अ, जारी रखिए। हम्म। मुझे पता चला कि और वही कई उदाहरण हैं और इससे हिंदी सीखना मेरे लिए और अधिक दिलचस्प हो गया। अर्मीनियाई लोगों ने भारत की शिक्षा और संस्कृति के विकास में बहुत योगदान दिया है। भारत में पहला पश्चिमी स्कूल अर्मीनियाई लोगों द्वारा स्थापित किया था। अर्मीनियाई समाचार पत्र मद्रास में प्रकाशित होते थे। आजकल भारत और अर्मीनिया अपने संबंधों को यथा यथासंभव बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। दोनों देश आर्थिक, सैन्य और शैक्षिक क्षेत्रों में सहयोग करते हैं। उम्मीद है कि हमारा सहयोग लंबे समय तक चलेगा और हमारे मित्र राष्ट्रों को एक साथ समृद्ध होने का अवसर मिलेगा। मेरा भाषण सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सुश्री नारिन मानुकियान जी। हमारे मध्य सुश्री मुनीरा माचो यूसुफ जी हैं। शायद अभी नहीं जुड़ी हैं हमारे साथ। सर तो माफ कीजिएगा, मुनीरा आ रही है, वो मेरी जगह ले हाँ ले रही है। मुनीरा, मुनीरा प्लीज जी। कम। हमारी दूसरी प्रतिभागी तांजानिया से सुश्री मुनीरा माचो यूसुफ जी हैं। मंच पर आपका स्वागत है। शुक्रिया सर। नमस्कार, मेरा नाम मुनीरा माचो यूसुफ है। मैं स्वामी विवेकानंद की संस्कृति केंद्र की छात्रा हूँ और साथ ही मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में साधारण डिप्लोमा दर एस सलाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की भी छात्रा हूँ। आज का मेरा विषय है हिंदी से प्यार। हिंदी भाषा से प्यार होने के कारण मैं सोच रही थी कि मैं किस तरह से हिंदी भाषा सीखूं। और जब और जब मेरे मित्र ने मुझे बताया कि स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक में हिंदी भाषा की कक्षाएं मुफ्त में दी जाती है, तब सन 2021 में मैंने वहां प्रवेश लिया। वहां जाकर मैंने देखा कि 6-7 बच्चे हर रविवार को हिंदी भाषा सिखाने 6-7 बच्चा हर 6-7 बच्चा हर रविवार को हिंदी भाषा सिखानी शुरू कर दिया, जो 2012 से मैडम सविता द्वारा बताया जा रहा है। हिंदी भाषा सिखाने पर मुझे विभिन्न गुणों और फायदों के बारे में पता चला, जिसमें ज्यादातर संस्कृत समाज, व्यावसायिक अवसर और कुछ संज्ञानात्मक विकास शामिल है। हिंदी भाषा भारत की सांस्कृतिक विरासत को अनुभव करने, खोजने और समझने का प्रवेश द्वार है।
उनके स्थानीय रीति रिवाजों और संस्कृति को समझने का मौका मिला है। अब हम एक दूसरे के साथ गहराई 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 से संवाद करते हैं, दोस्ती बनाते हैं और समुदाय में एक साथ भाग लेते हैं। ऐसी गतिविधियां जो समाज के साथ सहज एकीकरण को सक्षम बना रहे। दुनिया में चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाले भाषा के रूप में हिंदी भाषा सीखने से ज्यादातर प्रौद्योगिक शिक्षा और व्यवसाय जैसी उद्योगों में महत्वपूर्ण क्रियालाभ मिल रहे हैं। उदाहरण के लिए छात्रवृत्ति जो भारतीय उच्चायोग द्वारा प्रदान की जाती है। इसके अलावा हिंदी भाषा गायन सिखाने का अवसर प्रदान कर रहे हैं, जो भारतीय समुदाय व तंजानिया समुदाय को एक साथ जोड़ने का अहम कार्य कर रहे हैं। एक हाँ, हम हाँ, माफ कीजिए। हिंदी गाने के हिंदी गाने के प्रति आज स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में न केवल मैं बल्कि मेरे जैसे कई छात्र हिंदी भाषा के प्रति रुचि होने के कारण में पढ़ लिख और बोल पा रहे हैं। साथ ही साथ हिंदी गाने बेधड़क होकर उससे गा रहे हैं और नृत्य भी कर रहे हैं। न केवल दरअसल बल्कि भारतीय समुदाय को भी आश्चर्यचकित में डाल रहे हैं। लता मंगेशकर छात्रवृत्ति जो संगीत प्रेमियों को भारत में जाकर संगीत में अपना डिप्लोमा हासिल करने का मौका दे रहा है। मैं भी उसके लिए प्रयास कर रही हूँ। आशा कर रही हूँ कि मैं भी अगले साल इस छात्रवृत्ति को प्राप्त कर सकूं। हाँ, अम, मैं हिंदी भाषा से बहुत प्यार करती। ये एक गीत के रूप में बताने जा रही हूँ। हे भाषा मेरे मन की, भाषा तेरे भी मन की, हिंदी है अपनी बोली सुनो साथी संगी हम जोली, कानों में मिश्री घोले जब भी कोई हिंदी बोले, हे भाषाए भारत की, भारत के जन जन की, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान, 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 बोलो चाहे जो बोली हिंदी से नाता रखना, है छोटी सी ये बात मगर तुम याद हमेशा रखना, हिंदुस्तानी गर हो तुम, हिंदी है तुम्हारा गहना, इस दुनिया से चैन और अमन की बात हिंदी में कहना, फिर चाहे दुनिया के जिस भी कोने में जाकर रहना, हिंदुस्तानी गर हो तुम, हिंदी है तुम्हारा गहना। हे भाषा मेरे मन की, भाषा तेरे भी मन की, हिंदी है अपनी बोली सुनो साथी संगी हम जोली, कानों में मिश्री घोले जब भी कोई हिंदी बोले, हे भाषा ये भारत की, भारत के जन जन की। धन्यवाद। जय हिंदी, जय तंजानिया। इस सुंदर प्रस्तुति के लिए सुश्री मुनीरा आमाचो यूसुफ जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
इस आभासी कार्यक्रम का तीसरा प्रतिभागी अमेरिका से श्री जोनाथन ओल्ड जी हैं। मंच पर आपका स्वागत है, श्री जोनाथन ओल्ड जी। नमस्ते सभी को, नमस्ते। मेरा नाम जोनाथन है और मैं जर्मनी से आया हूँ। लेकिन अभी यूएस में रहता हूँ। यूसी बर्कली में मेरे पढ़ाई चल रहा है, मेरा पीएचडी अर्थशास्त्र में। और मैं बहुत खुश हूँ आज आप सबसे मिलकर। और हाँ, बहुत धन्यवाद सारे लोगों को। एक चीज जो मुझे कहना है कि भाषा सीखना मेरे लिए काफी विशेष है, और हिंदी भाषा सीखना मेरे लिए काफी काफी विशेष है। किसी साल से हिंदी सीखता हूँ और मेरे जिंदगी में काफी चीज बदल गए उसकी वजह से। तो मैं काफी बार भारत गया, मेरे पढ़ाई के लिए, मेरे अनुसंधान के लिए, लेकिन पर्यटन टूरिज्म के लिए भी। और एक चीज जो मैंने देखा है कि भाषा सचमुच लोगों को जोड़ती है। कि एक दूसरे भाषा बोलने से भारत में घूमने काफी अलग है, लेकिन भाषा बोलने से बहुत सारे और चीज बदलते हैं जो काफी विशेष है। तो भाषा मेरे हिसाब से द्वार खोलती है और दिल भी खोलती है। अ, वैसे भी भारत में लोग अतिथि देवो भव, अ, ये स्लोगन काफी महत्वपूर्ण है लोगों के लिए। लेकिन जब मैंने थोड़ा हिंदी सीखने शुरू किया, उसके बाद मेरी अनुभव काफी अलग हो गए है। और जब आप एक मतलब लोगों की भाषा बोलते हैं, ये जो मुस्कान जो आप देखते हैं वो बहुत विशेष होती है। तो हाँ, मतलब ये मैं एक अलग देश में रहता हूँ, लेकिन वैसे ही नोरा मेरी अध्यापिका है हिंदी की। और अम, ये हाँ, बहुत बहुत विशेष है मेरे लिए कि मैं हिंदी सीख सकता हूँ यहाँ। और मैं अम, हिंदुस्तानी लोग, भारतीय लोग के साथ बात कर सकता हूँ। ये मेरे लिए बहुत विशेष है। और अम, भाषा द्वार खोलती है, दिल भी खोलती है, लेकिन एक खिड़की भी खोलती है कि एक दूसरी संस्कृति के बारे में सीखना। और भारत की संस्कृति इतना इतना इतनी पुरानी है। भारत की संस्कृति में इतने सारे चीज हैं, अ, चाहे लता मंगेशकर है, चाहे बॉलीवुड फिल्म्स, चाहे भारतीय खाना, भोजन। और ये सब भाषा सीखने से एक नया रास्ता है। ये सब संस्कृति को देखना और संस्कृति के अनुभव करना। अम, तो मेरे हिसाब से हिंदी सीखना एक बहुत अच्छा चीज है। और हाँ, दोबारा बहुत धन्यवाद आपको ये इस इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, और हम सबको बुलाने के लिए। बहुत खुशी हुई देखकर कि बहुत सारे देशों में लोग हिंदी सीखते हैं। हाँ, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री जोनाथन ओल्ड जी। अपने तीनों प्रतिभागियों को सुनने के पश्चात हम मंच पर आमंत्रित करते हैं हमारी आज की प्रथम वक्ता आर्मेनिया से हिंदी भाषा अध्यापिका सुश्री गयाने नाजारियान जी। मंच पर आपका स्वागत है मैडम। आप सभी को सादर नमस्कार। इस आभासी कार्यक्रम में शामिल होने और भाषण देने का अवसर हमें देने के लिए मैं विश्व हिंदी सचिवालय और विशेष रूप से डॉक्टर माधुरी रामधारी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपका बहुत बहुत आभार। सबसे पहले मैं हमारे एनजीओ के बारे में 2 शब्दों में बताना चाहूँगी।
इंडो आर्मेनिया फ्रेंडशिप एनजीओ की स्थापना एक भारतीय युवक रनंजय आनंद और एक आर्मीनियाई लड़की रुसाना अशोकियान ने प्यार के आधार पर की थी। और जैसा कि सभी जानते हैं, जो प्यार पर आधारित होता है वह बहुत मजबूत होता है और उसकी उम्र भी लंबी होती है। लगभग 13 वर्षों से आर्मीनियाई भारतीय संबंधों के चौराहे पर काम कर रहे हमारे एनजीओ ने सदा विभिन्न प्लेटफॉर्मों और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधित्व पर जोर दिया है। एनजीओ की गतिविधि का लक्ष्य दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक, व्यावसायिक और संबंधों के अन्य क्षेत्रों के विकास के साथ-साथ आर्मीनियाई और भारतीयों के बीच सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। एनजीओ की स्थापना के बाद से अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें से अधिकांश दोनों देशों के राज्य समर्थन से लागू किए गए थे, अर्थात मंत्रालय और दूतावास के समर्थन से। और 2019 में इंडो आर्मेनिया फ्रेंडशिप एनजीओ द्वारा भारतीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई, जहां योग, भारतीय नृत्य और हिंदी भाषा की कक्षाओं सहित विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हिंदी की कक्षाएं दूतावास के समर्थन से आयोजित की जाती हैं। हमारे केंद्र में विभिन्न आयु के छात्र पढ़ते हैं। 7 से 70 साल के छात्र यहाँ हिंदी सीखते हैं। हमारा भारतीय सांस्कृतिक केंद्र एक विद्यालय के साथ भी सहयोग करता है, जहां हम विद्यालय की कक्षाओं के बाद कुछ छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं। शुरुआत हम देवनागरी से ही करते हैं। सबसे पहले हम उनको हिंदी में पढ़ना और लिखना सिखाते हैं। फिर मैं मुख्य रूप से हिंदी व्याकरण पढ़ाती हूँ। अक्सर हिंदी व्याकरण की तुलना आर्मीनियाई व्याकरण से करते हैं, जिससे हिंदी को समझना अधिक सरल हो जाता है। और चूंकि दोनों हिंद यूरोपीय भाषा परिवार से हैं, इसलिए समानता केवल शब्दों में ही नहीं है, अक्सर वाक्य की संरचना में भी समानता मिलती है। उदाहरण के लिए हम हिंदी में कहते हैं यह नाव है, आर्मीनियाई भाषा में हम कहेंगे सा नावाक है, नावाक ए। मतलब संरचना में बहुत समानता मिलती है। व्याकरण सीखने के दौरान छात्र नए विषय से संबंधित अभ्यास लिखते हैं और वाक्य बनाते हैं हिंदी में। इसके अलावा हम अक्सर भारत और भारतीय संस्कृति के बारे में छोटी कहानियां भी पढ़ते हैं। सबसे पहले छात्र पाठ पढ़ते हैं और उसका अनुवाद आर्मीनियाई में करते हैं, फिर अपने शब्दों में मतलब हिंदी में बताते हैं। छात्र पाठ के नए शब्दों को अपनी कॉपियों में लिखते हैं और उन्हें याद करने की कोशिश करते हैं ताकि अपनी शब्दावली बढ़ाएं। हमें हिंदी में निबंध और श्रुतलेख भी लिखते हैं हम। फिर छात्र मिलकर हिंदी में संवाद बनाते हैं। हमारी कक्षाओं के दौरान छात्र मुहावरे और लोकोक्तियां भी सीखते हैं, जो मेरे विचार से काफी आवश्यक है हिंदी जानने के लिए। छात्रों को गृह कार्य सौंपा जाता है ताकि वे कक्षा में जो सीखा है उसे और भी बेहतर ढंग से समझ सके। कभी-कभी हम श्री विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा बनाई गई वेबसाइट का उपयोग भी करते हैं। हिंदी में कार्टून, फिल्में और शो भी देखते हैं और फिर छात्र उसके बारे में अपने शब्दों में बताते हैं, फिर हिंदी में। कभी-कभी हम परीक्षण लेते हैं यह देखने के लिए कि छात्र क्या जानते हैं और क्या-क्या उन्हें ठीक से समझ में नहीं आया है या क्या अच्छी तरह याद नहीं है। इन सब के अलावा हम सदा नए तरीकों को लागू करने के बारे में सोचते रहते हैं। दुर्भाग्य से आर्मेनिया में हिंदी भाषा की मांग अधिक नहीं है।
और अफ़सोस की बात है कि ज़्यादातर हिंदी भाषा के ज्ञान की ज़रूरत कानूनी क्षेत्र में होती है, उदाहरण के लिए पुलिस स्टेशनों, न्यायालयों आदि में। लेकिन खुशी से कह सकती हूँ कि आजकल हिंदी भाषा के प्रति कुछ अधिक ही बढ़ गई है। मेरी भाषण सुनने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत आभार। आपके इस सुंदर वक्तव्य के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद, सुश्री गयाने नाज़ारियान जी। धन्यवाद। अब हमारे मध्य दूसरी वक्ता के रूप में आ रही हैं तांजानिया से हिंदी भाषा अध्यापिका श्रीमती सविता अशोक मौर्य जी। आप 2006 से इंडियन स्कूल दार एस सलाम तांजानिया में अध्यापन कार्य कर रही हैं और हिंदी विभागाध्यक्ष हैं। मंच पर आपका स्वागत है मैडम। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, नमस्कार को तंजानियन भाषा में जाम्बो कहते हैं। तो मैं तंजानिया में रहती हूँ, तो सबसे पहले मैं कहूंगी जाम्बो। और वैसे मूलतः मैं भारतीय हूँ, परंतु पिछले 23 सालों से मैं तंजानिया में रहती हूँ। और मैं बहुत बहुत आभार कहना चाहूंगी कि डॉक्टर माधुरी जी का, कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि आप तंजानिया के बारे में भी कुछ बताइए। वरना किसी को लगता है कि अफ्रीका का मतलब होता है नाइजीरिया या तो जिम्बाब्वे, यही पता है, पर तंजानिया जो दक्षिण अफ्रीका में बसा है, जहां पर हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार इतना हुआ है कि हमारे माननीय प्रधानाचार्य जी भी मंत्री जी भी रुक न सके उनकी तारीफ करने में। तो मैं शुरुआत करती हूँ कि इस हिंदी विषय के अध्ययन अध्यापन कार्य में मुझे 25 साल हो गए हैं और 18 सालों से मैं इंडियन स्कूल तंजानिया दार एस सलाम में पढ़ा रही हूँ। उसके पहले भी मैंने भारत में हिंदी अध्यापन कार्य किया है। और आज मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है कि हिंदी अध्यापिका होने के साथ साथ मुझे ये लगता था कि तंजानिया में इतने हिंदी प्रेमी बसे हुए हैं, तो कुछ अलग काम क्यों ना करूं। जब कहते हैं कि अगर आपको कुछ इच्छा है तो भगवान भी रास्ता बना देते हैं। और 1 जून 2013 में आज जो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र कहा जाता है, उसका नाम था इंडियन भारतीय सांस्कृतिक केंद्र। वहां मुझे उन्होंने यहाँ के तंजानियन स्थानीय बच्चों को पढ़ाने के लिए कहा। तब मुझे लगा मैं कैसे पढ़ाऊंगी, क्योंकि उनकी जो भाषा है किस्वाहिली भाषा है और उसे पहले मुझे सीखना पड़ेगा। आरंभ में मुझे ये लग रहा था कि मैं शायद ये काम न कर पाऊं। और 1 जून 2013 के दिन केवल 9 बच्चों ने ही प्रवेश लिया था। मुझे थोड़ा सा डर भी लगता था, ये 12 साल पहले की मैं बात बता रही हूँ। तब मुझे ऐसा लगता था कि क्या करूं। पर जब मैंने इन्हें पढ़ाना शुरू किया तो मैंने इनको 2 स्तरों में बांटना शुरू किया कि वो किस विषय में रुचि रखते हैं, बोलने में या बात करना है या सिर्फ उनको लिखना पढ़ना है। जब इनका प्रवेश मैंने लिया तो आप सभी को आश्चर्य होगा कि यहाँ तंजानियन अफ्रीकन बच्चे न केवल बोलना बल्कि लिखना पढ़ना और गाने में सबसे ज्यादा रुचि रखते हैं। आज मैं इनको 2 भागों में बांटकर इनकी शिक्षा प्रदान कर रही हूँ, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार कर रही हूँ। हर रविवार को 3 घंटे प्रथम स्तर के बच्चों को 1.5 घंटे, द्वितीय स्तर के 3 घंटे, द्वितीय भाग में इनको मैं शिक्षा प्रदान करती हूँ। तो सबसे पहले हिंदी भाषा पढ़ाने के लिए मुझे पहले खुद की सोहली लैंग्वेज समझना पड़ा। जैसे मैंने कहा नमस्कार, आज मेरे सारे बच्चों अगर आप देखेंगे तो नमस्कार ही कहते हैं, पर उसके पहले मैंने की सोहली भाषा समझी कि जाम्बो कहते हैं हबारी या को गाने का मतलब होता आप कैसे हो। तो हमें अपने हिंदी प्रचार प्रसार के लिए पहले इन बच्चों की भाषा से मुझे जुड़ना पड़ा। और यह जानकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि यहाँ बहुत सारे शब्द जो हिंदी से हैं वो काफी मिलता जुलता हुआ है। यहाँ पर मूलतः जो गुजराती हैं, जो 7-8 पीढ़ियों से यहाँ लगातार बसे हुए हैं,
गुजराती के साथ साथ हिंदी भी बोलते हैं। और इस दारा सलाम में करीब 1 लाख लोग हैं करीबन जो हिंदी भाषा में बात करते हैं। और भारत की जो धारावाहिक है वो सब टाइटल वो किसोहिली में अनुदित होकर यहाँ आता है। आज हमारे बच्चों को न केवल उनकी भाषा, न केवल अंग्रेजी, बल्कि वो हिंदी पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं। 2017 में मेरे एक छात्र ने हमारे माननीय प्रधानाचार्य जी के लिए जब गाना गाया था रुक जाना नहीं, न केवल तंजानिया में वो लोकप्रिय हुआ बल्कि भारत के न्यूज चैनलों में भी दिखाया गया। तो मुझे लगता है कि हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए सबसे पहले मुझे इनको रोजगार से जोड़ना पड़ेगा, वरना थोड़े दिनों में धीरे धीरे बच्चे कम होते जाएंगे। आप सभी अतिथि गणों को जानकर आश्चर्य होगा कि पहले यहाँ पर 9 बच्चे, अब यहाँ पर करीब 550 बच्चों ने पंजीकरण कराया है। 250 से अधिक बच्चों ने न्यूनतम हिंदी भाषा बोलना लिखना सीख लिए हैं। 30 बच्चे जो है वो हिंदी अच्छी तरह से बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। और करीब 5 बच्चे भारतीय दूतावास के सहयोग से आज वो भारत में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से भी यही एक विनम्र प्रार्थना है कि केवल हिंदी का प्रचार प्रसार करने से कुछ नहीं होगा, उनको एक रोजगार प्रदान करना पड़ेगा। इसीलिए हमारे स्वामी विवेकानंद के केंद्र में न केवल उनको हिंदी भाषा बल्कि जैसे मेहंदी, सिलाई कढ़ाई, ताकि वो पढ़ लिख के जब बाहर निकले तो उनको कुछ रोजगार मिल सके और वो अपना रोजी रोटी कमा सके, वरना धीरे धीरे ये जो बच्चों की संख्या है वो कम होती जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे सुरेंद्र शर्मा जी, अशोक चक्रधर जी, चिराग जैन जी जब यहाँ आए थे, उनसे रहा नहीं गया, वो खुद उठकर अपने काव्य गोष्ठी में इसकी आज भी प्रशंसा करते हैं। तो ये हमारे हिंदी भाषा का ही प्रभाव है जो तंजानियन बच्चों को हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता से जोड़ रही है। आज अभी जो थोड़ी देर पहले मुनीरा जो है वो इतना अच्छा गाती है, शब्दों का जब वो उच्चारण करती है तो ऐसा लगता ही नहीं कोई अफ्रीकन बच्चा गा रहा है। तो यहाँ पर उसके उच्चारण पर हम लोग जोर देते हैं, द और ध में कैसे प्रोनाउंस करना है, उच्चारण करना है, उसकी शुद्धता पर ध्यान देते हैं। क और ख में जो गलती करते हैं अ और आ, इनको कहो अ तो बोलेंगे आजा, अजान नहीं बोलते, आजान बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं इन शुद्धता पर भी मैं जोर देती हूँ। साथ ही साथ मैं इनको बोलचाल की भाषा में प्रयोग करती हूँ। बहुत अगर जैसे मुझे विलोम शब्द पढ़ानी है, मैं उनको विलोम शब्द अपने जैसे सीबीएसई स्कूल में जहां मैं पढ़ा रही हूँ वहां पर मैं ग्रामर का इस्तेमाल कर सकती हूँ, परंतु इन बच्चों के लिए मुझे जब पढ़ाना है तो मैं एक बड़ा सा पत्थर देती हूँ, एक छोटा सा पत्थर देती हूँ। इससे उनको पता चल रहा है ये छोटा है, ये बड़ा है, ये हल्का है और ये वजन इसका भारी है। मैं छोटी हूँ, मेरी कद का एक बड़ा सा लड़का है अब्बू, तो मैं कहती हूँ मैं छोटी आप बड़े। तो इनको मुझे लाइव एग्जाम्पल देना पड़ता है, न कि मैं किताबों के माध्यम से रटे रटाए चीजों को बताऊं। आज हिंदी गाने के प्रति और हिंदी फिल्मों के प्रति ये जो रुचि फैली है शायद हिंदी भाषा के ज्ञान की वजह से ही है। और सीबीएसई जहां मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, आप सभी को आश्चर्य होगा कि वहां मूलतः जो बच्चे हैं भारतीय हैं, परंतु कम से कम 20% जो है तंजानियन बच्चे भी हैं जो कक्षा 12वीं में द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी पढ़ते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य है कि वो समाचार वाचन कैसे करें, रेडियो में कैसे जाएं। तो इन सारे चीजों के ज्ञान से भी हम जो इंडियन स्कूल है वहां पर भी हम उनको रोजगार का माध्यम बना रहे हैं। और मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि भारतीय उच्चायोग और स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा भारत में जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण करके अपना भविष्य बनाए। और थोड़ी कुछ मुश्किलों का सामना भी मुझे करना पड़ता है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं बहुत अमीर घर से नहीं होते हैं, तो उनके लिए हमें जैसे बस का इंतजाम करना पड़ता है, जब आते हैं तो भोजन का भी इंतजाम करना पड़ता है।
तो इन सारी चीजों का सामना करने के बावजूद भी आज हमारे तंजानियन बच्चों को देखकर मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है कि आज हिंदी भाषा का जो प्रचार प्रसार हो रहा है, शायद मैडम आप और सर आप लोगों को किसी को पता भी नहीं होगा कि तंजानिया कुछ कंट्री है। बहुत लोगों को नहीं पता है, परंतु आप यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो हिंदी असल में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार हुआ है जो तंजानिया में बहुत हो रहा है। तो मैं इतना ही बताना चाहूंगी, साथ साथ में आप लोगों का भी धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने मुनीरा जैसे बच्ची को आपने मौका दिया, क्योंकि मैं मंच पे आना ज्यादा पसंद नहीं करती हूँ, पर मुनीरा की वजह से मुझे लगा कि मुनीरा जैसे बच्चों का अगर भविष्य बन रहा है तो ये सबसे बड़ा मंच होगा। और जीवन का जो मेरा लक्ष्य है कि हर साल कम से कम 3 बच्चों का भविष्य मुझे बनाना है, क्योंकि इंडियन स्कूल तो मुझे सैलरी दे रही है, पर इन बच्चों का भविष्य बनाकर मुझे भगवान भी शायद ऊपर से, चाहे अल्लाह हो, भगवान हो, जीसस हो, मुझे जरूर इसकी बोलते हैं ना, मेहनत का फल जरूर देंगे। तो अंत में अपनी वाणी को एक विराम देते हुए मैं कहना चाहती हूँ, हिंदी भाषा का अगर वास्तव में प्रचार प्रसार करना है तो उनको बोलचाल की भाषा में सिखाए और उनको रोजगार की व्यवस्था करे। धन्यवाद। आपके इन उत्साहवर्धक प्रस आपकी इस उत्साहवर्धक प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत आभार मैडम। धन्यवाद हमारे सर। हिंदी में अभिव्यक्ति भाग 12 कार्यक्रम में अंतिम वक्ता के रूप में हम आमंत्रित कर रहे हैं अमेरिका से हिंदी भाषा की व्याख्याता श्रीमती नोरा कुआ जी को। मंच पर आपका स्वागत है श्रीमती नोरा कुआ जी। नमस्ते जी। मुझे और जोनाथन को आज यहाँ निमंत्रित करने के लिए बहुत धन्यवाद। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमको इतना पता चल रहा है कि बाकी देशों में हिंदी की पढ़ाई कैसी चल रही है, किस तरह के बच्चे हैं। मैंने कोई भाषण तैयार नहीं किया था, मुझे समझ में नहीं आया। मुझे लग रहा था कि सवाल जवाब होंगे, तो पर मैं आपको बता सकती हूँ कि हमारे यूसी बर्कले में, हमारे विश्वविद्यालय में हिंदी की पढ़ाई कैसी चल रही है। और मैं यूरोप से भी तुलना कर सकती हूँ, क्योंकि मैं यूसी बर्कली में 2018 से पढ़ाती हूँ, और उससे पहले मैं 5 साल यूरोप में थी, ज़्यादातर प्राग में। और वहाँ मैं चार्ल्स यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाती थी। तो दोनों पढ़ाने के तरीकों में, दोनों विद्यार्थी के प्रकार में बहुत अंतर है यूरोप और यूएस में। और मैं यूसी बर्कले से शुरू करती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने हमें यूसी बर्कले में होने के आधार पर बुलाया है। तो हमारे विश्वविद्यालय में हिंदी के 3 स्तर होते हैं। हमारी 3 कक्षाएं होती है हर साल, इंट्रोडक्टरी, इंटरमीडिएट और हिंदी साहित्य। और जो बच्चे होते हैं हमारे, मतलब जो विद्यार्थी होते हैं, वो ज़्यादातर भारतीय मूल के होते हैं। जो यूरोप में खासकर चेक रिपब्लिक में मैंने कभी नहीं देखा अभी तक, ये है नहीं, पर बहुत सारे भारत से बहुत सारे लोग आ रहे हैं यूरोप में। और अभी भी खासकर पूर्वी यूरोप में काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये जो हाल अभी यूएस में है, वो वहाँ भी होने वाला है कुछ 10-20 सालों में, पर अभी तक तो नहीं है। तो पहले चेक रिपब्लिक में मेरे पास सिर्फ चेक विद्यार्थी होते थे। और दूसरा अंतर ये है कि यूरोप में, जहाँ तक मैंने देखा है, विद्यार्थी ज़्यादातर मेजर करते हैं, अपना बीए या एमए करते हैं हिंदी में। पर यूएस में खासकर या यूसी बर्कले में, जहाँ तक मैंने देखा है, बहुत कम लोग हैं जो मेजर करते हैं, जो अपना डिग्री हिंदी में या संस्कृत में या किसी भी भारतीय भाषा में करते हैं। दरअसल यूएस में वो भाषा में मेजर नहीं करते हैं जैसे यूरोप में, पर मेजर करते हैं दक्षिण एशियाई स्टडीज में। तो ये अंतर काफ़ी बड़े हैं, और उनका असर
तब पता चलता है जब विद्यार्थियों की संख्या पर बात आ जाती है, क्योंकि यूरोप में विद्यार्थियों की संख्या जो साउथ एशियन स्टडीज में या खासकर छोटी छोटी नहीं पर मतलब अ, उन भारतीय भाषाओं में जो हिंदी नहीं है, उनकी संख्या बहुत घट रही है। और अभी हमारे प्राग में हमारे चार्ल्स यूनिवर्सिटी में भी विद्यार्थियों की संख्या हिंदी में भी बहुत कम होती जा रही है, और यह स्थिति बहुत दुखद है। यूएस में जो स्थिति है वो हमारे दिल को ज़्यादा खुश करने वाली है, क्योंकि वहाँ स्टूडेंट्स काफ़ी है। मेरी सारी कक्षाएं भरी हुई है। ये भी कह सकती हूँ कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भारतीय मूल के नहीं है। ऐसे लोग हैं जिनका कोई किसी के साथ किसी भारतीय के साथ कोई रिश्ता हो, पति या पत्नी हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, या फिर जो अनुसंधान करते हैं भारत में, तो ऐसे लोग भी होते हैं। पर जो हमारे भारतीय मूल के विद्यार्थी है, जैसे हमने पहले सुना था सविता जी से, तो उनको नौकरी या रोजगार की ज़रूरत नहीं है। ये हिंदी सिर्फ अपने लिए सीखते हैं, अपनी खुशी के लिए, और उनके लिए हिंदी सीखना बहुत अहम है, क्योंकि ये ज़्यादातर दूसरी पीढ़ी के विद्यार्थी है, दूसरी पीढ़ी के बच्चे हैं, जो हमारे यहाँ हिंदी सीखते हैं, और ये अपने नाना नानी दादा दादी से बात करने के लिए हिंदी सीखते हैं। तो उनको बहुत खुशी होती है जब पहली बार अपने परिवार वालों के साथ, जो अभी भी इंडिया में रहते हैं, बात कर पाते हैं। तो हमको भी बहुत खुशी लगती है जब ये हमें बताते हैं कि उनको कैसा लगा। एक और कारण है जो ये खुद बताते हैं, जिसके लिए वे हिंदी सीखते हैं, और ये है कि उनको बॉलीवुड फिल्मों से बहुत प्यार है, बहुत रुचि है उनको बॉलीवुड फिल्में देखने में। तो इसलिए भी हिंदी सीखते हैं। और एक और कारण है कि हम बे एरिया में रहते हैं, यहाँ पर कैलिफोर्निया में, तो यहाँ बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है वगैरह जो भारत से है या भारतीय मूल के हैं। और ये इस भारतीय समाज में हिंदी एक तरह से एक भाषा है जो सभी बोलते हैं या ज़्यादातर लोग बोलते हैं। तो इसलिए भी जब भी हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स दक्षिण भारत से है, या फिर मराठी या गुजराती बोलते हैं, इसलिए भी वो हिंदी सीखना चाहते हैं कि ये इस कम्युनिटी में लोगों से बात कर सके और किसी दूसरे को समझ में ना आए। तो ऐसे लोग आते हैं हमारे यहाँ हिंदी सीखने के लिए। और ये जैसे मैंने पहले कहा था, ये हिंदी में एमए बीए बहुत मतलब हिंदी में, हाँ, साउथ एशियन स्टडीज में भी एमए बीए बहुत कम करते हैं। ज़्यादातर ये लोग कुछ और पढ़ते हैं, जीव विज्ञान पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर साइंस वगैरह। और हिंदी एक भाषा की तरह लेते हैं जो सबको लेना पड़ता है। तो सच बताऊं तो मुझे यहाँ हिंदी पढ़ाना, यूरोप से हिंदी पढ़ाने से बहुत आसान लगता है। आसान नहीं, पर मुझे बहुत खुशी होती है कि यहाँ उतने सारे विद्यार्थी हैं जिनको हिंदी में रुचि है और जिनके लिए हिंदी सचमुच उपयोगी है। और हाँ, हम पता नहीं मेरे पास कितना समय है, मैं आपका पूरा वक्त लेना नहीं चाहती हूँ। मैं बस शायद संक्षिप्त रूप में बताऊंगी कि हम क्लास में क्या क्या करते हैं। जैसे कि जो जोनाथन की क्लास है, तो उन लोगों को मैं काफ़ी आज़ादी देती हूँ। वो लोग अपनी छोटी फिल्में चुन सकते हैं जिन पर हम बातें करते हैं, सामाजिक मुद्दों पर बातें करते हैं, जो ये लोग खुद चुनते हैं। हम कहानियाँ, छोटी कहानियाँ, लोक कथाएँ हम पढ़ते हैं, पर मैं उनको थोड़ा सताती भी हूँ, अगर मैं कह सकूँ। मैं कभी काफ़ी व्याकरण पर काफ़ी ज़ोर देती हूँ, जिससे मेरे ख्याल से मेरे विद्यार्थी कभी-कभी ज़्यादा खुश नहीं होते हैं। और
मैं उनके साथ कविताएं भी पढ़ती हूँ। ऐसे विद्यार्थी भी थे मेरी क्लास में इस सेमेस्टर में, जिन्होंने कहा था कि पहली बार है कि वो कोई भी कविता पढ़ रहे हैं अपनी जिंदगी में। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने उन पर दबाव डाला कि एक कविता भी पढ़ो। और अभी हमारा सेमेस्टर खत्म हो रहा है और अभी हम कबीर को पढ़ने लगे। तो कुछ लोग हैं जो हिंदी जिनका हिंदी का दूसरा साल चल रहा है, तो उनके लिए कबीर की साखियां और पद पढ़ना काफी मुश्किल है, पर तब भी पढ़ पाते हैं। तो ये भी मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि जब भी ये लोग शायद कभी चाहते नहीं है, तब भी कुछ नया सीख लेते हैं हमारी कक्षा में। तो चलिए मुझे मेरा भाषण समाप्त करने दीजिए अभी। और एक और बार मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ यहाँ हमें आमंत्रित करने के लिए। बहुत धन्यवाद। इस ज्ञानवर्धक वक्तव्य के लिए श्रीमती नोरा गोवा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मध्य अमेरिका से श्री रमेश जोशी जी भी उपस्थित हैं। आप हाँ आज के काशीनाथ जी, क्षमा करें काशीनाथ जी, एक दो प्रश्न है। परिचर्चा सत्र 5 मिनट के लिए हम रखेंगे, उसके बाद जी अध्यक्षीय वक्तव्य की ओर बढ़ेंगे। जी परिचर्चा सत्र में सबसे पहले मॉरिशस से जुड़े हैं श्री अश्विन कोतवारू जी। उनकी ओर से एक प्रश्न है। श्री अश्विन कोतवारू जी। हाँ, सभी लोगों को मेरा सादर नमस्ते। प्रश्न तो नहीं है, लेकिन कुछ दो शब्द मैं बोलना चाहूँगा। तो मैं आनंदित हूँ कि हमको बोलने का मौका मिला है, और अद्भुत है कि हिंदी बोलने की क्षमता, जैसे नारिने जी अभी हमारे साथ जुड़ी थी, और हार्दिक बधाइयाँ भेज रहा हूँ। और वो भी आर्मेनिया में रहते हुए के बावजूद। मैं भी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ा हूँ, और ये आपको हिंदी में बात करने पर बहुत आश्चर्य हुआ है। और मैं बोलना चाहता हूँ कि जो काम विश्व हिंदी सचिवालय कर रहे हैं वो बहुत अति सराहनीय है। और जो बोलते हैं वासुदेव कुटुंबकम, ये माधुरी जी बहुत अच्छी तरह से वो कर रही है, और सभी लोगों को जुड़ रही है जो हिंदी में बात करते हैं, हिंदी की अध्ययन कर रहे हैं पूरे विश्व में। तो ये मैं सचमुच ये प्रेरित होता हूँ जब ये देखता हूँ ये काम हो रहा है। और नारिने जी ने अभी छोटी सी बात में कही है कि भारत के संबंध आर्मेनिया के साथ। तो मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा एक छोटी सी बात, और चौंकाने की बात है कि आप लोगों का जो जन गीत है, नेशनल एंथम, उसका नाम है आवर फादरलैंड। और यहाँ मैं ये सुनकर मुझको बहुत आनंद हो रहा है, क्योंकि मॉरिशस हमारी मातृभूमि है और भारत पितृभूमि। और इन लोगों ने भारत से जाकर आर्मेनिया में रहते हुए भी उन लोगों ने ये फादरलैंड का वो अपना रखा है। तो बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद माधुरी जी। बहुत अच्छा काम हो रहा है, और ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद अश्विन कुतवारू जी। अब मैं सिंगापुर से शार्दुला नोगजा जी को आमंत्रित करती हूँ। आप हिंदी से प्यार है की प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। शार्दुला जी। नमस्कार, आप सबको नमस्कार। माधुरी जी, पहले तो आपको हार्दिक बधाई। एक तो इस जो पूरे कार्यक्रम की परिकल्पना है वो इतनी सुंदर है। मुझे ये लग रहा है कि आपने साल भर पहले ये सोचा होगा कि मैं इतने देशों में जाऊंगी, बच्चों से पहले बुलवाऊंगी, फिर उनके टीचर्स से बुलवाऊंगी, फिर उसके ऊपर लोग जो अलग अलग जगह के प्रतिनिधि हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं हिंदी में,
उनकी टिप्पणियां लूंगी। ये जो एक कनेक्ट है, ये जो आपने बनाया है इस प्रोग्राम के तहत, ये बहुत ही सुंदर विचार है। और इसकी रूपरेखा भी बहुत अच्छी है कि पहले बच्चों ने बोला, फिर अध्यापकों ने बोला, फिर उसके बाद वक्तव्य होगा। बहुत सुंदर सा एक झरने की तरह बहती हुई रूपरेखा है। तो आपको मैं हार्दिक बधाई देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ कि अम, हर देश में जाना, इतने देश है दुनिया में, और वहां पर हिंदी का बीज ढूंढना, उसको पानी देना। एक तरह से आप एक ऐसा आंगन तैयार कर रही हैं, एक माँ की तरह। और कब क्या फल लगेंगे शायद आपको और हमको किसी को अंदाजा नहीं है। तो बहुत बहुत दुआएं मेरी आपके इस विजन को, बहुत बहुत सलाम, बहुत बढ़िया। और अब मैं बात करना चाहूंगी तंजानिया के बारे में। मैं बहुत खुश हूँ, मैं सिंगापुर से हूँ और वैसे तो मैं कहने को ऑयल एंड गैस एक्सपर्ट हूँ और प्रोफेशनली ही काम करती हूँ, पर हिंदी से मेरे को बहुत प्यार है, इसलिए मैं हिंदी से प्यार है कि कोर ग्रुप पे से हूँ। और जब मैंने बच्ची को सुना, मुनीरा को, और इतनी मुझे खुशी हुई बोलते हुए उसको देखकर, और जब उसने गाना गाया तो मेरा तो मतलब बिल्कुल रोम रोम खुल गए, बहुत खुशी हो गई मुझको। क्योंकि गाने में, जैसा कि सविता जी ने कहा, गाने का उच्चारण बहुत सुंदर था। और सविता जी का जो एक चहुमुखी प्रयास है, जो उनके अंदर विजन है, एक मुझे तो लगता है जैसे किसी कॉर्पोरेट का विजन होता है उस तरह का वो सोचती हैं। उन्होंने इन बच्चों के लिए भी ये सोचा कि उनको हिंदी के लिए, हिंदी, क्योंकि ये खाए अगाए लोग नहीं जिनके लिए हिंदी कोई एक खाली एक दिलचस्पी का वो है माध्यम, इनके लिए हिंदी का अलग ही एक अलग ही काम है। हिंदी का एक हिंदी एक ऐसा सूत्र है जो इनको इनकी नौकरियों से, इनके काम से, इनके आगे के भविष्य से जोड़ेगा। तो ये पहले ही उन्होंने सोच लिया। फिर उसके बाद बीच में उनको, इन लोगों को, विवेकानंद जो इंस्टीट्यूट है उसने भी अगर मान लो बसें चलाई या बच्चों को भोजन दिया तो बहुत बड़ी बात है। ये भारतीय प्रयास है जिसके लिए हम सबको बहुत इसकी सराहना करनी चाहिए। और मुझे सविता जी की एक बात बहुत अच्छी लगी, मिसेस मौलिक की। उन्होंने ये बोला कि मैं अगर उनको कुछ सिखाती हूँ, खासकर विवेकानंद स्कूल में जब वो जाना लगी इंस्टीट्यूट में, तो उनको लगा कि पहले मैं उनकी भाषा सीखूं। ये है कि हम किसी और को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे हैं, हम उसके स्तर पे जा रहे हैं, खुल रहे हैं, तो वो रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। तो ये आज ही मैं कुछ साइकोलॉजी पे प्रोग्राम देख रही थी और देख रही थी कि रेसिप्रोकेशन का बहुत ही बड़ा एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है किसी भी चीज को करने के लिए। तो मैं सविता जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये सोचना, और एक और बात, मैंने खुद मैं बहुत हिंदी के कार्यक्रम ऐसे करना चाहती हूँ जो कि अलग हो। तो उसमें मैंने देखा है कि जहां भी दो कलाएं या एक कला और साहित्य जहां मिला दिया जाता है, उसकी जो छाप होती है वो बहुत गहरी होती है। तो उन्होंने भी ये बोला कि वो सब कुछ विजुअली करती हैं और बच्चे को गाने सुना के हिंदी सिखाती हैं। ये बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर गीत था। मुझे पता नहीं किसने लिखा ये गीत। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपके इन प्रयत्नों का। और सविता जी और मुनीरा को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, हिंदी से प्यार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। कभी हम किसी कार्यक्रम में उनको बुलाना चाहेंगे, आप सभी को बुलाना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं बहुत एक बात धन्यवाद। कहना चाहूंगी मैम, एक बात मैं कहना चाहूंगी, जो मुनीरा लड़की थी वो यहाँ से करीब 45 मिनट दूर रहती है और उन लोगों की इतनी भी क्षमता नहीं होती है कि वो इंटरनेट का बंदोबस्त कर सके। इसलिए उनको अपने ही घर में बुला के मैंने किया था, अपना ही लैपटॉप दे के मैंने किया। पर वास्तव में उनके अंदर इतनी काबिलियत है जो हमें पहचानने की जरूरत है। एक शिक्षक का जो कार्य होता है, अगर उन बच्चों की खासियत या उनके अंदर कोई गुण को पहचान लेंगे
वो बच्चा आप जो सिखाना चाहेंगे वो जरूर सीखते हैं। अब मेरा केवल एक ही लक्ष्य है, लता मंगेशकर जो छात्रवृत्ति है उसमें भेजने का उनका पूरा मेरा प्रयास चालू है। तो ऐसे ही केवल एक या दो बच्चे नहीं मैम, मेरे यहाँ पर मैम को मैंने एक बार दिखाया था, माधुरी मैम को, जी, कि आप वीडियो। देखिए कि कैसे बच्चे इतने उत्साहित होकर पढ़ते हैं कि मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं थोड़ा हटके काम करूं। शिक्षिका के रूप में तो कार्यरत हूँ, पर ये जो मैं काम कर रही हूँ दुनिया से थोड़ा हटकर है। और माधुरी मैम का मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी कि मैं बार बार मना कर रही हूँ, नहीं मैम एक बार आ जाइए। मतलब ये चाहती है वास्तव में हिंदी का प्रचार प्रसार हो। वो किसी के प्रचार प्रसार में नहीं जुड़ी है, वो हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में जुड़ी है। जो मैं सच कहती हूँ, मैं किसी आभासी मंच पर नहीं जाती हूँ, जो मैं पहली बार आपके यहाँ पर आई हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी, आपको भी बहुत माधुरी धन्यवाद जी, सविता मेरा जी। एक मुझे पता है एक साल से मैं आपके पीछे पड़ी हुई हूँ और कई बार मैंने आपकी कक्षा लाइव देखा है। और जब आप अफ्रीकी मूल के बच्चों को पढ़ाती हैं तो वीडियो कॉल मुझे करती हैं और मैं देखती हूँ और मुझे बहुत बहुत आश्चर्य और प्रसन्नता होती है देख कर कि यह कक्षा कितनी भरी हुई है और बच्चे कितने चाव से हिंदी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। रविवार के दिन आप आधा रविवार वहां पर विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में पढ़ाती है और रविवार को आधा दिन बच्चे वहां पर उपस्थित रहते हैं। बहुत बड़ी बात है। तो मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ आपके प्रति। और आपसे पहले भी मैंने कहा है, आपकी तरह और 10-20 हमें मिल जाए इस अलग अलग प्रांतों में तो हिंदी की गाड़ी तो चल पड़ेगी। बहुत धन्यवाद जी। जी हाँ, जब माधुरी जी, मेरा एक डॉक्टर प्रश्न था। कर्नावत जी। जी जी हाँ, मेरा एक प्रश्न गयाना जी से था, और मैंने शायद उनसे एक महीने पहले भी संपर्क किया था, वो एक लेख भी लिख रही हैं। तो उन्होंने कहा था मैं विधिक अनुवाद में बहुत व्यस्त हूँ। मतलब तंजानिया में विधिक अनुवाद उस भाषा से हिंदी में है, या हिंदी से वो किस कारण वो अनुवाद हिंदी के माध्यम से होता है, ये मैं थोड़ा सा गयाना जी से जान कि वो किस तरह के अनुवाद में क्या कारण है कि तंजानिया में हिंदी से आर्मेनिया भाषा में अनुवाद करना पड़ता है या आर्मेनिया से हिंदी में, ये थोड़ा सा अगर गयाना जी बता दें। जी जी सर, यहाँ न्यायालय के फैसले का अनुवाद हम करते हैं अर्मीनियाई भाषा से हिंदी में। न्यायालय जी और जी पुलिस स्टेशन में अनुवाद हो रहा है। उन्हें उसकी जरूरत किस कारण से होती है हिंदी अनुवाद की? जी जी नहीं समझी? किस नहीं, कारण उस से किस कारण से? जो आप अनुवाद करती हैं न्यायालय में, मुझे लगता है जो भी निर्णय लिया जाता है या रिपोर्ट होती है उसका आप अनुवाद करती हैं। तो किस प्रयोजन से इसका अनुवाद कराया जाता है? यह मैं बता नहीं सकती हूँ क्योंकि यह गुप्त है। कुछ बता नहीं सकती हूँ। यह सीक्रेट है। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद जी। सर, ठीक है, हमारे बहुत यहाँ पे धन्यवाद आपको। पंचतंत्र की कहानियां जो है हिंदी से की सोहली में हम लोगों ने कर दिया है मैम। अच्छा जी हाँ जी। तो जी युद्धमिला जी धन्यवाद। को भी मैं आमंत्रित करती हूँ। युद्धमिला जी अपना एक विचार प्रस्तुत करना चाह रही है नहीं, मैं रशिया से। कुछ विचार भी व्यक्त करना चाहती हूँ, लेकिन ये जो अदालत का अनुवाद तो मैं समझा सकती हूँ, क्योंकि ये कोई रहस्य नहीं है। ये मामूली बात है और सारे हमारे विद्यार्थी इसमें बहुत विद्यार्थी इसमें व्यस्त हैं, क्योंकि हर एक प्रजातांत्रिक देश में जो आदमी पकड़ा गया है ना, तो उसको अपनी भाषा में ये सुनने का हक मिलता है कि उन्होंने क्या गलती की वगैरह। इसलिए
हम जरूर अगर कोई गलत चीज ले आने की कोशिश करता है हमारे देश में, कोई नशीली दवा वगैरह, और वो रोका गया, तो हमारे विद्यार्थी आते हैं और उनकी मदद करते हैं ताकि वे समझा सकें कि क्या गलती हुई। तो ये मैं सोचती हूँ कि बहुत जरूरी काम है, और इसमें शायद कई पीढ़ियां व्यस्त हैं। और मैं जो आज वक्ता थे, तो इनके भाषणों से मैं बहुत प्रभावित हूँ, और ये बहुत अच्छा इंतजाम है कि हम सब मिलते हैं और हमको मालूम हो जाता है कि दुनिया में कौन कौन हिंदी में क्या क्या काम करता है। और खास करके मुझे वैसे आर्मीनिया में, तंजानिया में जो काम हो रहा है, इसके बारे में मुझे बहुत कम मालूम था, खास करके तंजानिया के बारे में। अमेरिका के बारे में मुझे ज्यादा मालूम था, क्योंकि मेरे बहुत दोस्त वहाँ काम करते हैं। पता नहीं ये जो आज के वक्ता इनसे मिले हैं या नहीं। जैसे बहुत बड़े भाषा शास्त्री जैसे एलिस डेविसन, वो अभी तक हमारे साथ नहीं है। पीटर हुक, राजेश भाट वगैरह, और वे बड़ी गंभीरता से हिंदी पर काम कर रहे हैं और दुनिया भर में प्रसिद्ध है। और ये जो नोरा जिन समस्याओं पर बातें कर रही थी, ये मेरे ख्याल में बहुत दिलचस्प समस्याएं हैं कि लोग हिंदी किस लिए सीखते हैं, क्यों सीखते हैं। और इन्होंने कहा कि यूरोप में ज्यादा BA, MA, PhD करने के लिए, और अमेरिका में जो भारतीय मूल के लोग हैं, वे अपनी दिलचस्पी के लिए। वैसे तो मैंने जिन लोगों के बारे में बताया, वे दूसरे किस्म के लोग हैं, वे अनुसंधान कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी है मेरे ख्याल में कि जो लोग हिंदी सीख रहे हैं, वे न सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों के गाने बहुत खूबसूरत हैं और सब लोगों को पसंद है, लेकिन हम अगर इस स्टेज पर रुकेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे, तो असल में हमको भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में बहुत कम मालूम होगा। इसलिए मैं नोरा की बातों से, और खास करके उनके विद्यार्थी जोनाथन के भाषण से प्रभावित हुई, क्योंकि मैं समझ गई कि जोनाथन जो अनुसंधान कर रहे हैं, तो वे ज्यादा गंभीरता है कर रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में वे किस पर, अर्थशास्त्र पर काम कर रहे हैं। मतलब वे जी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, संस्कृत, पाली वगैरह शब्द सीख रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये बहुत जरूरी है कि हम जब देवनागरी सीख कर फिर बॉलीवुड के गाने गाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम समझें कि हिंदी स्ट्रक्चर कैसे है, कि इसमें जो संस्कृत से आए शब्द किस तरह बने हैं, कि दूसरी बोलियों के शब्द किस तरह बने हैं। और फिर सबसे जरूरी बात है कि हम जब भारत जाते हैं, तो पहले हम नमस्ते, आपका नाम क्या है, वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। आपको हिंदी आती है, आपको शुद्ध हिंदी आती है, कितनी बड़ी बात है। लेकिन बाद में जब हम बुद्धिजीवियों से मिलते हैं, उनसे बातें करने की कोशिश करते हैं, तो हम बहुत जल्दी आविष्कार करते हैं कि
अगर हमको इतनी हिंदी आती है कि हम बॉलीवुड के गाने समझ सकते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ हम वाद विवाद नहीं कर सकते जिनके साथ हम जुल कर समय बिताना चाहते हैं। इसलिए हमको अच्छी हिंदी सीखनी चाहिए। हमको अर्थशास्त्र, वैसे समाजशास्त्र वगैरह के बारे में कुछ जानना चाहिए। और मैं सोचती हूँ कि हम हाँ, बहुत धन्यवाद युद्धमिला जी। मैं आपको रोक रही हूँ, क्षमा करें, लेकिन भाव हमें समझ में आ गया है। अध्यक्षीय वक्तव्य की ओर भी हमें बढ़ना है, तो मैं आपकी अनुमति हो युद्धमिला जी तो हम आगे बढ़ें, या आप संक्षेप में समाप्त कर पाएंगी? मैं दो जुमले और बताऊंगी। मैं सोचती हूँ कि जी सब लोग रोजगार से हिंदी को रोजगार से जोड़ना चाहते हैं, तो जिन लोगों को अच्छी हिंदी असल में अच्छी हिंदी मिलेगी, तो वे इसको अलग क्षेत्रों में इस्तेमाल कर सकते हैं, न सिर्फ अदालत में अनुवाद करते समय। मिसाल के लिए समाजशास्त्री, भाषा शास्त्री जो अलग अलग भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, उनको दूसरी जगह नौकरी मिलेगी, लेकिन वे अच्छी तरह हिंदी इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हिंदी इस्तेमाल करने का क्षेत्र बढ़ेगा। जी, बहुत धन्यवाद युद्धमिला जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। काशीनाथ जी, कृपया आप हमारे अध्यक्ष महोदय जी का परिचय दीजिएगा और हम उन्हें सादर आमंत्रित करेंगे। धन्यवाद मैडम। अश्विन जी को, शार्दुला नगोजा जी को, लुधिवीना जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण विचार साझा किए। हमारे मध्य अमेरिका से श्री रमेश जोशी जी भी उपस्थित हैं। आप आज हमारे आभासी कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। आप त्रैमासिक पत्रिका विश्व अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति अमेरिका में संपादक के रूप में हिंदी भाषा की सेवा कर रहे हैं। मंच पर आपका स्वागत है सर। हाँ, मेरी आवाज तो सुन रही होगी आपको। जी सर, आवाज आ रही है लेकिन आप नहीं दिख रहे हैं। हाँ हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कई देर से, लेकिन आ, पता नहीं क्यों मेरा चित्र दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, कोई कोई बहुत ऐसे दुर्लभ दर्शन नहीं है, कोई बहुत अलौकिक व्यक्तित्व नहीं है कि जिसको देखे बिना जी काम न चले। जी, वीडियो हाँ आपने लगाया है सर? वीडियो आपका ऑन है? हाँ, वो कैमरा जो है उसकी लाइट भी जल रही है, ओ, लेकिन मुझे खुद भी दिखाई नहीं दे रहा अपना फोटो, तो आप लोगों को भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, आवाज सुन रही है, काफी है। जी मैं ही बोल रहा जी हूँ, जी। कोई हाँ, कोई फेक वीडियो नहीं है, कोई फेक आवाज नहीं है। तो आ, सबसे पहले तो ये टेक्नोलॉजी का हमें आभार मानना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ से बैठे हुए लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को सुन रहे हैं। और दूसरी बात ये कि आ, इस बहाने हम लोगों को पता लग रहा है कि भाई किस तरह से हम एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज जिस तरह की फोर्सेस दुनिया में ज़्यादा सक्रिय हो रही हैं कि आदमी को आदमी से किस तरह से लड़ाया जाए, आदमी और आदमी के बीच में किस तरह से भेद पैदा किया जाए, वहाँ हम लोग इस बात के लिए समय निकाल रहे हैं कि किसी की भाषा सीख करके हम उसके नज़दीक जा सकें। भाषा जो है वो एक प्रेम का रास्ता है। जब हम किसी को चाहते हैं तो फिर उससे बात करना भी चाहते हैं, किसी को पसंद करते हैं तो उससे बात करना चाहते हैं। बात करना चाहते हैं तो पूरी कोशिश हम करते हैं कि हम उसकी भाषा को बोल सकें। प्यार करने में हम अपनी भाषा नहीं लादते, अपनी भाषा इम्पोज नहीं करते, बल्कि दूसरे की भाषा सीखने की कोशिश करते हैं। और
जैसा कि मेरे ख्याल से ये जोनाथन पोर्ड ने कहा था कि दिल के दरवाजे जो हैं वो भाषा से खुलते हैं, और गायने नाजरायन जो है इन्होंने बताया कि भाई तो धनंजय थे सज्जन, वहाँ उन्होंने अर्मेनियाई लड़की से शादी की और उसके बाद तो भाषा जो है वो प्रेम, और प्रेम जो है वो एक एक प्रेम अपने आप में एक भाषा है, और प्रेम से ही भाषा के दरवाजे खुलते हैं। बहुत पहले एक फिल्म आई थी, शायद आप लोगों को याद न हो, राज कपूर की फिल्म थी मेरा नाम जोकर। तो उसमें एक रशियन सर्कस आता है, उस सर्कस की कलाकार है और राज कपूर उसकी तरफ आकर्षित होता है। तो वो रशियन हिंदी की डिक्शनरी लेके आता है और रात भर उसको रटने की कोशिश करता है और फिर उससे बात करने की कोशिश करता है। तो भाषा जो है वो दो व्यक्तियों का ही नहीं बल्कि दो समाजों का, दो संस्कृतियों का प्यार है, और प्यार में हम एक दूसरे को अधिक से अधिक जानना चाहते हैं, एक दूसरे को स्पेस देते हैं, एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। भाषा स्वीकार करने की सबसे पहली शर्त है। जो अपने आप को ताकतवर मानता है वो दूसरे की भाषा नहीं सीखना चाहता। जो अपने आप को मालिक मानता है वो गुलाम की भाषा नहीं सीखना चाहता। गुलाम मालिक की भाषा सीखना चाहता है, क्योंकि गुलाम का सारा जीवन ही और सब कुछ मालिक के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन प्रेम में ऐसा नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम किसी भाषा को सीखना चाहते हैं तो हम उस देश से भी प्यार करना चाहते हैं, उसकी संस्कृति से भी प्यार करना चाहते हैं, और इस दुनिया को अच्छा बनाने के लिए जिन लोगों ने भी कोशिश की है उन्होंने नई नई भाषाएं सीखी हैं, अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में गए हैं, वहाँ का साहित्य लेकर के आए हैं, वहाँ की संस्कृति लेकर के आए हैं। और इस वक्त जिस तरह से एक देश के लोग दूसरे देश में जाकर के रहने लगे हैं, तब हमारा काम एक संस्कृति से नहीं चलेगा। एक संस्कृति के लिए, एक धर्म के लिए कट्टर होने से भी हमारा काम नहीं चलेगा। इस समय हमें विश्व संस्कृति की जरूरत है, और विश्व की जो संस्कृति है वो तब बनेगी जब हम विभिन्न भाषा बोलने वाले, विभिन्न धर्मों को मानने वाले, विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों की भाषाएं सीखेंगे, और उस भाषा के माध्यम से उनके जीवन मूल्य सीखेंगे, उनकी वैल्यूज सीखेंगे, और उन सब वैल्यूज से मिलकर के ही एक वैश्विक वैल्यूज बनेंगी, और उन वैल्यूज को मानने से ही शायद हम शांतिपूर्वक दूसरे देशों में जाकर के रह सकेंगे। फिर कोई समस्या नहीं होगी कि हम किसी दूसरे देश में हैं और अब उस देश से अमुक धर्म के लोगों को भगाया जा रहा है। अभी तंजानिया से जुड़ी हुई थी मैडम और उनकी शिष्या, तो मुझे याद आता है कि अफ्रीका के कई देशों से गुजराती लोगों को विशेष रूप से वहाँ छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उस समय मैं गुजरात में ही अध्यापक था। तो बहुत से बच्चे ऐसे आए जो तंजानिया से, नाइजीरिया से, कांगो से भारत आए थे, और उनको हमने हिंदी पढ़ाई। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि गुजरात में रहते हुए मैं गुजराती जानता था, वो भी गुजराती जानते थे, इसलिए मैं उन्हें वो भाषा पढ़ा सका। तो ये बहुत जरूरी है कि कोई एक कॉमन भाषा हम ढूंढें जो शिष्य और गुरु के बीच में एक संपर्क बनाए, क्योंकि जब तक कोई चीज कॉमन हम नहीं ढूंढेंगे, भेद तो हम लोगों में बहुत हैं, एक हाथ की 5 उंगलियां भी एक जैसी नहीं है, लेकिन जब हम किसी के नजदीक जाना चाहते हैं, किसी से सीखना चाहते हैं, किसी को सिखाना चाहते हैं, तो हमें वो चीजें ढूंढनी है जो हम लोगों में कॉमन है। और कॉमन ये है कि सबको एक दूसरे की जरूरत, पढ़ने पढ़ाने में भाषा कॉमन कुछ हो। अब देखिए, जैसे हिंदी, संस्कृत, यूरोप की भाषाएं सब एक ही भाषा परिवार की भाषाएं हैं, इसलिए बहुत से ऐसे शब्द मिल जाएंगे। अवेस्ता और संस्कृत में तो बहुत समानता है। क्यों रखा गया है संस्कृत को और ग्रीक को, पर्शियन को एक ही ग्रुप में क्यों रखा गया है? क्योंकि कहीं ना कहीं समानता है। तो जब भारत से जब पूरे यूरोप तक पहुंच जाते हैं तो ये जरूरी है कि हम
वो भाषा किस तरह से एक दूसरे से विकसित हुई है, एक दूसरे से थोड़ा परिवर्तित होते हुए कहाँ यूरोप से भारत तक पहुंच गई, तो वो भी समझना बहुत जरूरी है कि भाषाएं सीधा ग्रीक से और सीधा आप उत्तर प्रदेश आ जाएंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर आप ट्रेवल करेंगे, पैदल चलेंगे, तो आपको लगेगा कि जैसे जैसे मौसम बदलता है और आपको कोई परेशानी नहीं होती। आप सीधा रेगिस्तान से हिमालय पर चले जाएंगे तो बहुत ठंड लगेगी, लेकिन आप धीरे धीरे जाएंगे तो एडजस्ट होते चले जाएंगे, तो हमें पता लगेगा कि हम बहुत अलग नहीं हैं। यूरोप से जब भारत आप पैदल आएंगे तो अपने आप वो भाषा और खान पान और तौर तरीका और बिहेवियर आप सीखते चलेंगे। लेकिन अब चूंकि दुनिया बहुत नज़दीक आ रही है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की भाषाएं जानें, और इस मामले में माधुरी जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि हम लोग जो हिंदी भाषी हैं, मुझे एक बहुत बड़ी कमी उनके नज़र आती है कि वो शायद ये समझते हैं कि हिंदी ही संसार की ऐसी भाषा है जिससे सारे काम हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं देखता हूँ कि हिंदी भाषी लोग दक्षिण भारत की भाषाएं ही नहीं सीखते हैं, तो यूरोप की भाषाएं कहाँ सीखेंगे? जो अंग्रेजी थोड़ी बहुत सीखते हैं, उन्होंने अपने नौकरी पेशे के लिए, रोजगार के लिए सीखी है। इसलिए मैं ये भी चाहता हूँ कि हम लोग ये कोशिश करें कि शायद दूसरे देशों की भाषाएं भी हम सीखने की कोशिश करें। भाषा कोई छोटी नहीं होती है, कोई बड़ी नहीं होती है, कोई अच्छी नहीं होती है, कोई बुरी नहीं होती। सब भाषाएं मनुष्य की भाषाएं हैं और उनकी संस्कृति की भाषाएं हैं। तो सारे संसार को जानने के लिए जितना अधिक से अधिक भाषाएं हम सीख सकें, ये बहुत जरूरी है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जो सज्जन हिंदी के अतिरिक्त दूसरी भाषाएं जानते हैं, अपनी भाषा में हिंदी की कुछ ऐसी पुस्तकों का अनुवाद करें। और एक पुस्तक जो मुझे सबसे ज़्यादा ध्यान में आती है वो है जवाहरलाल नेहरू की भारत की खोज। भारत को जानने के लिए मैं समझता हूँ कि उस पुस्तक का अनुवाद किया जाना चाहिए। मूल रूप में वो पुस्तक काफ़ी बड़ी है, लेकिन उसका संक्षिप्त रूप बनाया गया है, और जो यहाँ 8th 9th के स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाई जाती है, तो मैं उन्हें उनकी PDF उपलब्ध करवा सकता हूँ। यदि उनमें किसी की रुचि हो तो भारत को जानने के लिए वो पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि कोई सज्जन किसी यूरोप की भाषा में, किसी अफ्रीका की भाषा में अगर उसका अनुवाद करें तो निश्चित रूप से भारत को जानने के लिए वो पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण होगी। मेरे ख्याल से मैंने बहुत समय ले लिया है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और सबका बहुत आभार मानता हूँ, विशेष रूप से माधुरी जी का। कोई विधिवत उनसे मेरा संपर्क नहीं हुआ था, संयोग से ऐसे ही एक्सीडेंटली संपर्क उनसे हो गया था, और वो संपर्क जो है वो अब बहुत निकटता में बदल रहा है। अच्छी बात है, मुझे भी घर बैठे बहुत कुछ जानने, देखने, सुनने को मिल रहा है। और ये अच्छी बात है कि बर्कले में हमारे बहुत पुराने मित्र हैं वेद प्रकाश बटुक, हिंदी के अच्छे साहित्यकार भी हैं। अब वो पिछले कई वर्षों से मेरठ में सेटल हो गए हैं। तंजानिया की बात है तो हमारे बहुत से स्टूडेंट तंजानिया से भी आए थे, और लुडमिला जी को मैं देख पा रहा हूँ। काफ़ी समय पहले हैदराबाद में उनके दर्शन हुए थे। तो हाँ, चलिए, ये टेक्नोलॉजी का और माधुरी जी का दोनों का आभार मानता हूँ कि मैं इतने परिचितों से मिलने का अवसर इन्होंने मुझे दिलवाया। आप सबका बहुत आभार और धन्यवाद। इस प्रभावोत्पादक अध्यक्षीय भाषण एवं आपके द्वारा दी गई विशेष जानकारियों के लिए श्री रमेश जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने आज के आभासी कार्यक्रम की चरम सीमा पर पहुंच गए हैं। यह चरम सीमा कोई अंत नहीं, बस अगले पड़ाव का सोपान है। आज के अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी को। मंच पर आपका स्वागत है सर। नमस्कार सबको, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग इस कार्यक्रम में जुड़े। विश्व हिंदी सचिवालय के साथ आप सब ने सरोकार दिखाया।
मैं आदरणीय श्री रमेश जोशी जी, संपादक विश्व अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति अमेरिका से पधारे हैं, जुड़े हैं हमारे साथ। मैं उनका आभारी हूँ। आपने हिंदी के वैश्विक परिपार्श्व के बारे में बताया, आपने संवाद की भाषा के बारे में बताया, आपने द्वितीय भाषा और विदेशी भाषा शिक्षण के रूप में हिंदी के विभिन्न पक्षों के बारे में हम लोगों से विस्तृत चर्चा की। ये हम सब के लिए एक समझिए तो हम सब के लिए एक दिशा निर्देश है कि हम कैसे विश्व हिंदी सचिवालय में और एक वैश्विक स्तर पर हम हिंदी को कैसे एक वैश्विक फलक पर स्थापित करें। इस संदर्भ में आपका ये निर्देश, मार्गदर्शन हम सब के लिए बड़ा लाभकारी रहा। बहुत बहुत आभार मान्यवर आपका। मैं आभारी हूँ डॉक्टर माधुरी रामधारी जी का, महासचिव विश्व हिंदी सचिवालय का। आपके अगुवाई में हम ये कार्यक्रम का आयोजन करते रहे हैं और हम कई पड़ाव पार कर चुके हैं, तो बहुत बहुत आभार आपका। मैं आभारी हूँ सुश्री नारिना मानुक्यान, यदि मैं नाम गलत नहीं बोलूँ, आर्मानिया से जुड़ी हुई हैं। आपका बहुत बहुत आभार। आपने हिंदी के विविध पक्षों की बात की, आपने हिंदी के उस संवादी पक्ष की बात की। बहुत बहुत आभार आपका। मैं सुश्री मुनीरा माचो यूसुफ, तंजानिया से जुड़ी हैं, हिंदी से प्यार संस्था से संबंधित हैं। आपके बारे में क्या कहा जाए, आप बहुत अच्छा गाती हैं, सस्वर वाचन है, आदर्श उच्चारण है आपका। बहुत बहुत आभार आपको। बहुत बहुत शुभकामनाएं विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से और भारतीय गणराज्य के नागरिक होने के नाते भारत गणराज्य की तरफ से भी आपको बहुत बहुत आभार आपको। मैं श्री योनाथन ओल्ड जी का, जो यूएसए से जुड़े हैं, मैं उनका विशेषकर आभारी हूँ। आपने भाषा की प्रकार्यात्मक भूमिका की बात की, आपने समाज को एक किस नजरिए से देखा जाए, द्वार की बात की, आपने बार बार कहा कि मैं किस खिड़की से देखना चाहता हूँ, उसकी बात की, फिल्मों की बात की, क्विजीन्स की बात की, खान पान की बात की, और इन सब के साथ में समेकित रूप से आपने भाषा और संस्कृति को समेट कर जिस तरह से हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया, आपने भारत के संस्मरण के बारे में हमें सुनाया। बहुत बहुत आभार। हम आपके आभारी हैं कि आप हमारे साथ जुड़े विश्व हिंदी सचिवालय के सरोकार के साथ, और विश्व हिंदी सचिवालय आपके लिए कृतज्ञ है, कृतज्ञता ज्ञापित करता है। बहुत बहुत आभार आपका। मैं आभारी हूँ श्री गयाना नाजरियान जी का, आर्मेनिया से जुड़ी हैं। आपने खुद लिखा भी है, जब विधिक अनुवाद की बात हुई तो आपने ये कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, हमारे देश का कानून हमें ये कहने की इजाजत नहीं देता है, लेकिन एक पक्ष तो निश्चित रूप से है कि भारत में भी विधिक अनुवाद होता है। हम अनुवाद के विविध पक्षों की बात करते हैं, वैधानिक संवैधानिक अनुवाद की बात करते हैं, विधिक अनुवाद की बात करते हैं। ये सुनकर अच्छा लगा कि भारत से इतर भी कहीं पर हिंदी विधिक अनुवाद की भाषा है। तो ये एक गर्व की बात है हम सब के लिए कि हम किसी के लिए संवाद की भाषा के रूप में, संपर्क की भाषा के रूप में और आपदा की भाषा के रूप में हिंदी काम आ रही है। बहुत बहुत आभार आपका। मैं आभारी हूँ श्रीमती सविता अशोक मौर्य जी का, तंजानिया से जुड़ी हैं। आपने नवाचारी प्रयोगों के माध्यम से आपने हिंदी शिक्षण की बात की है। आपका जो पढ़ाने की शैली है, मैं समझ सकता हूँ कि मैं स्वयं शिक्षा मंत्रालय से जुड़ा रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि आपका एक प्रभावी वक्तव्य रहा है। आपने जिस तरह से विलोम शब्द को पढ़ाने के लिए जिस तरह से आपने उदाहरण लिया, बड़ा, छोटा, हल्का, भारी, ये एक अपने तरह से नवाचारी पद्धति है। मुझे लगता है कि जो बच्चों जिनके को आप ये हिंदी भाषा का ज्ञान दे रही हैं, उनको आप जो ट्रेन कर रही हैं, मुझे लगता है कि वो सारे बच्चे भाग्यशाली हैं कि आप जैसे नवाचारी दृष्टिकोण के शिक्षक उनको मिलते हैं। और मुझे लगता है कि इस हिसाब से, जैसे कि आपके छात्र ने भी बहुत अच्छा सस्वर गायन किया, वाचन किया, तो वो आपकी प्रतिभा दिखती है। न केवल आपकी प्रतिभा, आपके बच्चों की भी प्रतिभा दिखती है। तो बहुत बहुत आभार आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। मैं श्रीमती नोरा कोवा जी यूएसए से जुड़ी हैं। आपने विस्तृत चर्चा की कि कैसे आपकी हिंदी बहुत प्रभावी है। मैंने सुना आपकी हिंदी, आप बहुत धारा प्रवाह रूप से हिंदी में बात कर रही थी, और मुझे आपके इस भाषा के प्रयोजन मूलक पक्ष का, जिस तरह से आप अपनी बातों को हम तक रख रही थी, मुझे ये लग रहा था कि अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में हिंदी का भविष्य सुरक्षित है, और आप जैसे लोग जब तक रहेंगे तो निश्चित रूप से हिंदी अपने वैश्विक जो मान प्रतिष्ठा को जरूर प्राप्त करेगी। बहुत बहुत आभार आपका। मैं आभारी हूँ श्रीमती सादुल्ला नोगजा जी का, प्रतिनिधि हिंदी से प्यार है से जुड़ी है।
आपने विस्तृत रूप से हम सब से, आप हमसे निरंतर जुड़ी रही हैं। आप लोग, आप हम लोगों के साथ, हमारे सरोकार के साथ साझा कर रही हैं अपने सरोकार को। बहुत बहुत आभार आपका। आपका जो वॉलेंटियरिज्म है, जो एक स्वेच्छा से आप हमारे इन कार्यक्रमों से जुड़ रही हैं, वो निश्चित रूप से हमें हमारे उद्देश्य को मजबूत कर रहा है, समर्थित कर रहा है। बहुत बहुत आभार आपका। मैं श्री आदरणीय कोकोलोवा जी का भी आभारी हूँ। आपने विस्तृत रूप से हम सबको, आपने जो दिशा निर्देश दिया वो हम सब के लिए एक समझिए तो एक आशीर्वाद है। हम आपके निर्देशों पर जरूर अमल करेंगे। आपसे हमें एक अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई है कि कैसे हम हिंदी को नए सिरे से, नए संगठित तौर से और एक समेकित रूप से हम वैश्विक धरातल पर प्रतिष्ठित कर सकें। मैं आभारी हूं अश्विन जी का, जो मॉरिशस से जुड़े थे। उन्होंने बड़ा सारगर्भित प्रश्न किया और उसके साथ अपने सरोकारों को व्यक्त किया। बहुत बहुत आभार। मैं आभारी हूँ साथ में आदरणीय जवाहर कर्नावट जी का भी। आपने जिस तरह से आपने प्रश्नों को उठाया और हम सब के साथ अपने सरोकार को साझा किया, उन सब के लिए हम आभारी हैं। बहुत बहुत आभार। सोमदत्त काशीनाथ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज का मंच संचालन कर रहे हैं, और तमाम लोग जो विश्व हिंदी सचिवालय के अधिकारी, कर्मचारी जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, उन सबको बहुत बहुत आभार। आप सबके सहयोग से, आप सबके मेहनत से, आप सबके समेकित प्रयास से यह कार्यक्रम सफल बन सका। आप सबने देखा कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम एक हिंदी के एक विस्तृत फलक के बारे में अवगत हो सके हैं। एक बार बहुत बहुत आभार आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद हम सब से जुड़ने के लिए, हमारे सरोकारों के साथ आगे बढ़ने के लिए, हमारा हौसला अफजाई करने के लिए। तो बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय मॉरिशस। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब कार्यक्रम समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सभी को धन्यवाद नमस्ते। सर। नमस्ते धन्यवाद सभी सर। को नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते।